नमस्कार दोस्तों हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखना है और इसके लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस डिजास्टर रिलीफ में और एड टू सिविल अथॉरिटीज में बहुत सारे काम करते हैं। सुनामी हो चाहे फ्लड्स हो और अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस बहुत सराहनीय काम कर रही हैं और इसके लिए हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स को मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना होता है। दोस्तों जब आपको आर्मी और आर्म फोर्सेस के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो आपको बहुत टफ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और आप एक बॉन्ड भरते हैं कि आप कहीं भी किसी भी टेरेन में किसी भी वेदर में और किसी भी कंट्री में और कैसी भी कंडीशंस में सर्व करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसी कंडीशंस में सर्व करते हुए अगर आपकी टीम का एक भी सदस्य कमजोर है तो वो पूरी टीम को खतरे में डाल सकता है। इसलिए दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एसएसबी के बाद वो चेक करने के लिए कि आपकी कैपेबिलिटी है किसी भी टेरेन वेदर और कंडीशन में सर्व करने की या नहीं। इसलिए दोस्तों आपको एसएसबी क्लियर करने के बाद एक बहुत टफ मेडिकल से क्लियर करना होता है। दोस्तों यूं ही एसएसबी को पार पाना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत 4-5% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसके बाद भी अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएं तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। और इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी हो ताकि आप टाइमली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट करवा लें और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं तो आप किसी और जॉब में देख सकें ताकि आपको जो है पैसे और टाइम का नुकसान ना हो। दोस्तों हमारे आज के वीडियो में हमने हर टाइप की रिजेक्शन के बारे में आपको बताया है। दोस्तों आपको ये सब जो है किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेट पर नहीं है। हमने आर्म फोर्सेस के डॉक्टर से स्पेशलाइज्ड तरीके से उनसे पूछा और तब जाकर हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने सारा डिटेल्स जानने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप एंड तक इसे देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे तब आप लाखों का पैसा और अपना वक्त जो है सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि आपको एसएसबी के बाद आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल जो एसएसबी के सबसे नज़दीक हैं उनमें आपको स्पेशल मेडिकल बोर्ड के लिए भेजा जाता है। वहां जाने के बाद आपको स्टाफ सर्जन मिलता है, वो एक फॉर्म देते हैं AFMS F2 जिसमें कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट डाली जाती है। नॉर्मली यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल आई ENT और डेंटल स्पेशलिस्ट द्वारा चेक किया जाता है। अगर आप लेडीज हैं तो आपकी गायनेकोलॉजी द्वारा चेकिंग करी जाती है। उसके बाद कंप्लीट मेडिकल बोर्ड इकट्ठा होता है और जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि आप फिट हैं तब आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। कोई कैंडिडेट जो है जो अनफिट अगर वहां पर डिक्लेयर करे जाते हैं तो वो अपील मेडिकल बोर्ड में जा सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में एसएसबी मेडिकल की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया उसे देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है मिस ना करें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजेक्शंस की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में रिजेक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक टेम्परेरी रिजेक्शन जो कि माइनर फॉल्ट आपका होता है जैसे कि एयर में वैक्स है या उस टाइप की कोई चीजें, और एक होती है परमानेंट रिजेक्शन। टेम्परेरी रिजेक्शन के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस प्रॉब्लम को ठीक करवा लें और वापिस आकर अपना जो है किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में अपना सर्टिफिकेट दिखा दें, तब आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट रिजेक्शन के लिए दोस्तों आपको अपील मेडिकल बोर्ड में जाना होता है जहां कर आपने या तो अपनी प्रॉब्लम को ठीक करवा लिया है या कोई और स्पेशलिस्ट जो उससे ऊपर हैं वो आपको सर्टिफाई कर दें कि आप ठीक हैं, तभी आपको जो है आगे लिया जाएगा। दोस्तों आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस और उसमें रिजेक्शंस के कई टाइप की चीजें होती हैं जिसमें कि मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिलिटीज हो सकती हैं, लिम्स, विजन, आई, हियरिंग, ईयर, नोज, थ्रोट, डेंटल कंडीशंस, चेस्ट, एब्डोमेनल, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन, हाइट एंड वेट, इस सब में आपकी चेकिंग होती है और कहीं पर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। आइए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। इस सिस्टम में दोस्तों आपकी जो रिजेक्शंस हो सकती हैं वो कुछ डिफॉर्मिटीज की वजह से होती हैं जिसमें कि चेस्ट एंड पल्विस, लिम्स और स्पाइन की डिफॉर्मिटीज होती हैं। इसके अलावा वर्टिब्रे, रिब्स, स्टर्नम, क्लेविस और अदर बोन्स जो स्केलेटन की होती हैं उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। लास्टली दोस्तों कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि हील नहीं हुए हैं, डिफॉर्म्ड लिम्स, फिंगर्स एंड टोज, इनकी वजह से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। मैं ये सब एक एक करके बताऊंगा ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्कॉलियोसिस की।
स्कोलियोसिस ऐसा होता है कि नॉर्मल कमर जो आपकी सिंपल स्ट्रेट होती है, लेकिन इस कंडीशन में आपकी कमर हल्की सी साइडवेज लेफ्ट या राइट को झुकी होती है। ये किसी भी कारण हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगर आप में ये प्रॉब्लम है तब आप रिजेक्ट करे जा सकते हैं। इससे ही मिली जुली चीज दोस्तों होती है काइफोसिस। इसमें ये एक स्पाइनल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपकी जो स्पाइन है आउटवर्ड कर्व में होती है और इस तरह से दोस्तों आपकी स्पाइन जो है झुकी हुई अंदर को नजर आती है। इसे राउंड बैक भी कहते हैं दोस्तों, या कई बार हंच बैक भी कहते हैं। तो ये भी एक परमानेंट रिजेक्शन का कारण है। नेक्स्ट चीज आपसे नेक से रिलेटेड है, जिसे कि टॉर्टिकोलिस कहते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों आपका नेक जो है किसी भी साइड में लेफ्ट या राइट झुका होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके टोज में और हैंड में कोई इश्यूज हैं तब रिजेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में जो पिक्चर दी गई है, आपकी फिंगर हल्की सी टेढ़ी हो रखी है और जो नीचे वाला पिक्चर है तो इसमें फिंगर्स के बीच में गैप है। इन दोनों कंडीशंस में दोस्तों आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है। अगर टोज की फिंगर्स को देखें दोस्तों तो कोई या तो फिंगर जो है आगे पीछे हो सकती है, एक्स्ट्रा हो सकती है, या फिर ऊपर या लेफ्ट या राइट जो है निकली हुई हो सकती है। ये भी आपकी रिजेक्शन होती है। दोस्तों ट्रीटमेंट और करेक्शंस की अगर बात करें तो नेक या जो आपकी स्पाइन की इश्यूज हैं, अगर एक्सरसाइज और योगा से थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो ठीक करी जा सकती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे लिम्स में, टोज में और स्पाइन में, तो इसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है जो आप करवा सकते हैं। आप ये जो मैंने वेबसाइट दी है इसमें जाकर आप सर्जरीज के बारे में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन लिम्ब से रिलेटेड रिजेक्शंस की। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है जॉइंट से रिलेटेड, जिसमें कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, डिफॉर्म्ड लिम्ब्स, टोज एंड फिंगर्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ डिफॉर्म्ड जॉइंट्स की इश्यूज होते हैं जैसे कि कैविटस वल्गस और कैविटस वेरस। दोस्तों क्यूबिटस वेल्गस को हम कैरिंग एंगल भी बोलते हैं। इसमें जो आपकी फोर आर्म जो होती है जिसका कैरिंग एंगल नॉर्मल से ज़्यादा होता है दोस्तों एसएसवी में जो है हम नॉर्मली 5 डिग्रीज तक ही एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा है तो ये परमानेंट रिजेक्शन होता है। फोर आर्म की दूसरी डिफॉर्मिटी दोस्तों क्यूबिटस वेरस बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपकी जो फोर आर्म है बॉडी के अंदर की तरफ झुकी होती है और जिसके कारण जो है एक हल्का सा उठाव हो जाता है जो आपको नजर आता है फोर आर्म के ऊपर। इसे दोस्तों गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ताकि ये नॉर्मली एक गन स्टॉक की तरह जो गन का जो बैरल होता है उसकी तरह नजर आती है दोस्तों। अगर ये आपके अंदर डिफॉर्मिटी है तो भी ये परमानेंट रिजेक्शन का कारण होती है। दोस्तों लिम्ब से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज और रिजेक्शंस दो और होती हैं वो हैं बो लेग्स और नॉक नीज। अगर आप सीधे खड़े होकर अगर अपने फीट को ज्वाइन करें तो अगर आपको बो लेग्स हैं तो आपके नीज जो हैं वो बाहर की तरफ निकले होंगे, और अगर आपके नॉक नीज हैं तब आप ढंग से अपने नीज को नहीं मिला सकते हैं, ये आपके अंदर के जुड़े हुए होंगे। ये दोनों ही कंडीशन जो है रिजेक्शन का कारण है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ आपके जॉइंट्स एक्स्ट्रा मोबाइल हैं, जिसे हम हाइपर मोबाइल कहते हैं, एम्पुटेटेड टोज, फिंगर्स हैं, या कोई लिम्स जो है आपका छोटा है, तो वो रिजेक्शन का कारण होता है। इन सब कंडीशन से निपटने के लिए दोस्तों आप या तो कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके जो है नॉक नीज हैं तो एक्सरसाइजेस होती हैं और रात को आप तकिया रखकर सो सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो तब दोस्तों आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जैसे कि ऑस्टियोटॉमी होती है। ये एक सर्जरी होती है जिसके कारण कि आप काफ़ी कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आइज़ की रिजेक्शन से। आइज़ के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको सबक पता ही हैं, जिसमें कि आपका मायोपिया -3.5 तक और हाइपरमेट्रोपिया +3.5 तक जो है एक्सेप्टेबल होता है। लेजिक जो सर्जरी होती है वो आजकल अलाउ कर दी गई है और इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें दोस्तों आइज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि आपको रिजेक्शंस मिलती हैं, इसमें कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म और कॉर्निया, लेंस, रेटिना, स्क्विंट और प्टोसिस में लीजियंस हो सकते हैं। मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है जिसमें कि आपको जो नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो आपको ठीक दिखती हैं, लेकिन जो चीज़ें बाहर हैं, दूर हैं, वो आपको नज़र नहीं आती हैं। इसके साथ में रिलेटेड है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि आपको जो है दूर की चीज़ें तो ठीक नज़र आती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें जो हैं आपको ठीक से नज़र नहीं आती। इन डिफॉर्मिटीज़ को करेक्शन करने के लिए दोस्तों आई ग्लासेस होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ऑर्थो की ट्रीटमेंट होती हैं, लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज भी होती हैं। आर्मी में अभी जो है लेज़र सर्जरी जो है अभी अलाउ कर दी गई है। अगर आपने लेजिक करवाया हुआ है तब आपको जो सर्टिफिकेट है जिसमें कि लिखा होना चाहिए कि किस टाइप का आपका प्रोसीजर हुआ है और डेट है, ये आपको अपने साथ लेकर जाना होगा।
के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी एज उस टाइम 20 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 12 मंथ्स हो जाने चाहिए जब आपका लेजर हो चुका है और आपका मेडिकल हो रहा है, और आपकी जो कॉर्नियल थिकनेस है 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। और कुछ और कंडीशन जो हैं वो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस भी एक रिजेक्शन का कारण होती है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड है। इसलिए दोस्तों, आप अपना टेस्ट करवा लें टाइमली और देखें कि आपकी कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं और किस लेवल की है। आर्मी में दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस लेवल 2 तक एक्सेप्टेबल होता है, जिसमें कि आपको जो बेसिक कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, वो ठीक से नजर आने चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तब आप फिट हैं। एक और रिजेक्शन का कारण आइस में होता है, वो होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कि आपको कुछ इमेजेस जो हैं धुंधली नजर आती हैं। दोस्तों, आइस की प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप ग्लासेस पहन सकते हैं, कॉन्टैक्ट ग्लासेस ले सकते हैं और लेजर आई सर्जरी करवा सकते हैं, जो कि तीनों चीजें जो हैं आर्मी में कुछ लेवल तक एक्सेप्टेबल हैं। हम डेंटल की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। ये डेंटल पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आपके टीथ हेल्दी हैं और 2-4 टूटे हुए भी हुए हैं तब भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, डेंटल में ज़्यादातर रिजेक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जॉस की डिफॉर्मिटीज़ हैं, या तो आपकी पुअर ओरल हेल्थ है, या फिर कोई कैंसरस कंडीशंस हैं, तब उस कंडीशन में आपको जो है परमानेंट रिजेक्शन या टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है। डेंटल रिजेक्शंस में दोस्तों टेम्पोरल बोन की रिजेक्शन हो सकती है, जिसमें कि आपको जॉ ओपनिंग में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस है तब ये रिजेक्शन हो सकती है, जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में उसकी पिक्चर्स हमने लगाई हुई हैं। आप अपने टीथ की जो है अलाइनमेंट, जिस तरह मैंने फोटो डाली है वैसे भी चेक कर लें। अगर आपकी इस तरह की अलाइनमेंट है और आपको कोई प्रॉब्लम दे रही है, तब भी डॉक्टर आपको कोई रिजेक्शन दे सकते हैं। आपके दोस्तों लूज टीथ नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा आपके लूज टीथ हैं तब आपको रिजेक्शन मिल सकता है। और अगर आपने कॉस्मेटिक या पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जरी करवाई है तब कम से कम आपको जो है 24 वीक्स का गैप देना होगा। दोस्तों, डेंटल की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, या फिर आप डेंटल हाइजीन नॉर्मली रखते हैं तब भी आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और अगर उसमें ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है तो ये रिजेक्शन होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी चेस्ट वॉल में कोई भी टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम है, जिसे कि लेजियंस कहते हैं, एब्नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, तब वो एक्सरे में आ जाती हैं और वो एक रिजेक्शन होता है। दोस्तों, कुछ जेनिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि हर्निया हो सकता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं, वेरिसोसील हो सकता है, या ऑर्गेनोमेगाली हो सकती है। दोस्तों, इसमें अगर हम हर्निया की बात करें दोस्तों, तो एक बल्जिंग ऑफ ऑर्गन टिश्यू किसी तरह से बाहर निकला हुआ आपकी बॉडी में टिश्यू है, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया कई टाइप का होता है और नॉर्मली इसका जो इलाज है वो सर्जरी ही होता है। एक और डिफॉर्मिटी और रिजेक्शन जो कुछ लोगों में पाई हो जाती है उसे बोलते हैं वेरिकोसील। इसमें दोस्तों जो आपका जो टेस्टिकल जो आपको होल्ड करती हैं, जो वेन्स हैं, वहां पर जो है थोड़ी सी एनलार्जमेंट हो जाती है और लूज स्किन वहां पर होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, अगर किसी ऑर्गन वहां पर कुछ एक्स्ट्रा फूला हुआ है तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण होता है। अब बात करते हैं एब्डोमेन ऑन जेनिटर यूरिनरी सिस्टम की। दोस्तों, इसमें अगर एक सिंगल किडनी है, हॉर्सशू किडनी है और इसके अलावा सिस्ट हैं किडनी में या लिवर में, तो वो एक रिजेक्शन होता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन्स, रीनल और यूरिटेरिक स्टोन्स हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। पाइल्स, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, ये एक टेम्परेरी मेडिकल रिजेक्शन होती है और जिसे आपको नॉर्मली सर्जरी करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके लिम्फ नोड्स में किसी तरह का इन्फ्लेशन या इन्फेक्शन है तब भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है। ये क्या होता है आप डायग्राम पर देख सकते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम की बात करें तो किसी तरह से आपको ट्रेमर्स आते हैं या स्पीच इम्पेयरमेंट है, जैसे कि हकलाते हैं कुछ लोग, या इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, तो वो एक रिजेक्शन होता है। स्किन की कुछ टाइप के डिफॉर्मिटीज होती हैं जिसमें कि रिजेक्शन मिल सकता है और इसमें सबसे पहले होता है विटिलिगो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप के आपके स्पॉट्स जो हैं आपकी स्किन पर आ सकते हैं। और हिमेंशियोमस, जो कि नॉर्मली बर्थ से होता है, अगर इस टाइप की आपकी कंडीशन है तो ये भी रिजेक्शन का कारण हो सकती है। दोस्तों, एक और कंडीशन जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है वो होती है हाइपरहाइड्रोसिस, और जिसे हम स्वेटी पाइम्स भी कहते हैं। ये एक रिजेक्शन का कारण होती है क्योंकि आप राइफल जो है ढंग से इसे आप कैरी नहीं कर पाते हैं। इसको ठीक करने के लिए दोस्तों काफ़ी क्रीम्स आती हैं, नर्व ब्लॉकिंग मेडिकेशंस आती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, कुछ टाइप की चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं ENT की, जिसमें हेयरिंग, नोज, ईयर्स एंड थ्रोट आता है। दोस्तों,
इसमें अगर आपकी जो है हियरिंग सुनने की कैपेसिटी जो है 610 सेंटीमीटर से जो नॉर्मल कन्वर्सेशनल वॉइस है, अगर आप नहीं सुन पाते हैं तब आप में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आपके नोज में, ईयर्स में और थ्रोट में किसी टाइप की इन्फेक्शन या अबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। हाइट एंड वेट के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया है और लास्ट में रखा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट जो होती है 157.5 सेंटीमीटर होती है और विमेन कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर्स होती है। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो होता है फिटनेस सर्जरी के बाद। तो इसमें दोस्तों आंसर ये है कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, फिटनेस आपकी ठीक दी जाएगी, लेकिन आपका सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। जो स्कार आपका सर्जरी का है वो थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए और उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बॉडी में वो आनी चाहिए। अगर टाइम की बात करें तो अगर आपने हर्निया के लिए ओपन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाई है तो 1 साल के बाद आप कंसीडर किए जाएंगे, और अगर आपने एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है तो 12 वीक्स के बाद आप कंसीडर किए जाएंगे। कोई और सर्जरी अगर आपने करवाई है तो आपका 12 वीक्स के बाद ही आपको जो है फिटनेस कंसीडर करा जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हर टाइप की रिजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। आप पहले से ही कोशिश करें कि अपनी ट्रीटमेंट करवा लें और तभी मेडिकल्स में जाएं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है दोस्तों तब आप उसके बारे में अपील कर सकते हैं और ठीक करवा कर वापस जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आप पहले से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों एसएसबी और डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाकी सारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।